विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 39 नाम शामिल किए गए हैं। INS 24/7 ने पहले ही इसके बारे में जानकारी दी थी। INS 24/7 की खबर पर फिर से एक बार मुहर लगी है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से, सतना से गणेश सिंह, छिंदवाड़ा से बंटी साहू और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, सीधी से रीति पाठक, लाहौर से अमरीश शर्मा गुड्डू, भीतरवार से मोहन सिंह राठौड़, डबरा से इमरती देवी, सेवढ़ा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा से रमेश खटिक, राघवगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी बना, देवरी से ब्रिजबिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया और इसके अलावा सिहावल से विश्वमित्र पाठक। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गिरजा शंकर जी जुड़ चुके हैं। गिरजा जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे इस सूची को कैसे देखते हैं आप? सूची जो है वो एक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत है इसमें। आप सोचिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जो पूरे प्रदेश के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, उनको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव पिछले लगभग 1 दशक से हैं, उनको एक विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। दो केंद्रीय मंत्री ओबीसी के और एसटी के, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। तो जाहिर है कि ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है लोगों के लिए। लेकिन इसमें एक बड़ी सोची हुई रणनीति बीजेपी की दिखती है इसमें कि जितने भी जो विधानसभा के चुनाव हैं, वो उनके लिए जो आम तौर पर जो बना हुआ परसेप्शन कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये है, वो है, तमाम चीजें हैं, इस बात से पार्टी हाईकमांड काफिल नहीं है। और इसको काटने के लिए उन्होंने लगभग 6 या 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया और बड़े नाम उतार दिए। जाहिर है इससे एंटी इनकम्बेंसी से उभरने में थोड़ा सा मतलब एक मदद मिलेगी पार्टी को। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में की राजनीति में ये तमाम नेता थे, लेकिन प्रदेश की राजनीति में होने के बाद भी प्रदेश से नहीं थे। ये लोकसभा में थे, राज्यसभा में थे या पार्टी संगठन में थे। उन सबसे कहा गया कि अब यदि प्रदेश की राजनीति करना है तो प्रदेश से विधायक बन के आइए, उसके बाद राजनीति करेंगे प्रदेश की। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 78 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, लेकिन कैबिनेट के जो लोग हैं उनमें से किसी का नाम मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। तो कैबिनेट में कितने लोगों के नाम शामिल होंगे, कितने कटेंगे और कितने आखिरी दिन तक रहेंगे, ये अब इसकी उत्सुकता ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें कैबिनेट के बहुत सारे मंत्रियों के नाम हो सकता है कि प्रत्याशियों की सूची में हमको देखने को न मिले। बिल्कुल चौंकाने वाली ये सूची तो है, पहले भी चौंकाने वाली सूची थी, लेकिन सर्वे की जो बात होती है बार बार, और जिस तरह से हमने देखा है कि सीधे सीधे केंद्र का जो नेतृत्व है, चाहे अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, लगातार कमान संभाले हुए हैं, यानी इसका दूसरा मतलब क्या समझा जाए? नहीं, बहुत जाहिर है कि बहुत पहले से, आज से नहीं। आप याद करिए जब वो किसी आर्मी के पुलिस के फंक्शन में जब अमित शाह आए थे 6-8 महीने पहले, तो अघोषित रूप से मतलब बिना किसी अधिकृत कार्यक्रम के वो उस कार्यक्रम से निकलकर पार्टी ऑफिस में आए थे। उसके बाद से लगातार वो पार्टी ऑफिस में आकर मीटिंग करते रहे, पार्टी के नेताओं के साथ बात करते रहे हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि प्रदेश का जो पूरा ताना बाना है, चाहे सरकार हो चाहे पार्टी हो, उनके सहारे वो चुनाव को नहीं छोड़ना चाहते। 2018 का जो अनुभव है उससे वो नहीं गुजरना चाहते और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने ये पूरा का पूरा चुनाव जो है अपने हाथ में ले लिया है। ये जरूर है कि सरकार की उपलब्धियां, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री की जो अपनी लोकप्रियता है उसको साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो रणनीति बनाने की पूरी जो कवायद है
वो हाईकमांड के स्तर पर हो रही है। और जो हमको प्रत्याशियों को बहुत पहले घोषित करना और प्रत्याशियों के नामों में इस तरह के नामों को शामिल करना, इससे जाहिर होता है। बिल्कुल। तो विश्वसनीयता की बात कहीं ना कहीं यहाँ पर आती है, तो ये जो विश्वास की स्थिति है, आपस में जो समन्वय की स्थिति है, क्या उसकी वजह से इस तरह का निर्णय लेना पड़ रहा है? चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। जमीन पर जिस तरह के सर्वे हुए हैं, जो 1-to-1 चर्चाएं हुई है, उससे भी कोई फायदा मिल पाया? नहीं, जो परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। आप ये समझिए कि अब पत्रकारों का और राजनेताओं के साथ में कोई इस तरह का संपर्क अब बचा नहीं है जिसमें वहां से कुछ खबर वो निकाल सकें। और इसीलिए जो जो ये फैसला हुआ है सीट प्रत्याशियों का, आप देखिए चुनाव समिति की बैठक 10 दिन पहले हुई थी, बिल्कुल। घोषणा आज हो रही है। हाँ, तो वो रणनीति अलग है। जो हाईकमांड पार्टी बीजेपी का जो तय कर रहा है उसको सूंघ पाना भी बहुत मुश्किल है, न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि बीजेपी के नेताओं के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरिजा शंकर जी जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, जो कि बता रहे थे किस तरह से इस सूची के नामों को लेकर ये नाम तय हुए होंगे और किस तरह की राजनीति इसके पीछे की है, किस तरह के समीकरण इसके पीछे की है। तमाम बातों पर विस्तार से वो बता रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, फिर से एक बार इस सूची पर हम आना चाहेंगे। जिस तरह की ये सूची सामने आई है, इसको कितना और परखा जाए, कैसे और समझा जाए, हम चाहेंगे कि आप इस पर विस्तार से बताएं। परखने की बात तो यही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। और आज की ये सूची बता रही है कि किसी भी बड़े से बड़े नेता को दांव पर लगाने से पार्टी को परहेज नहीं है। और उसी के तहत कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर तक और प्रहलाद पटेल से लेकर फग्गन सिंह कुलस्ते तक इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। इनका दिखाई देना ही अपने आप में ये बताता है कि मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा की संजीदगी क्या है। भारतीय जनता पार्टी कतई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहती। 2018 के चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके संदर्भ में आज की सूची ये एहसास कराती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने 2018 में चुनाव नहीं दिया था, चुनाव में मैदान में नहीं उतारा था, और नतीजे के तौर पर देखने को मिला था कि मालवा निमाड़ अंचल से भाजपा का सफाया हो गया था। कैलाश विजयवर्गीय को आज मैदान में उतारकर पार्टी ने मालवा निमाड़ को पकड़ने की कोशिश की है। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। वो दिमनी से जहां पार्टी 2018 में चुनाव हार गई थी। वो नरेंद्र सिंह तोमर जो हर बार सत्ता परिवर्तन की जब भी कोई सुगबुगाहट होती है तो संभावना के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन हर बार उस संभावना से दूर रहते हैं, लेकिन उनको भी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। ये छोटा मोटा फैसला नहीं है। आखिरी बार विधानसभा का चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर ने 2003 में लड़ा था। उसके बाद 2008 के समय पे वह प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़वाऊंगा। पार्टी ने इसके एवज में पहले उन्हें राज्यसभा में और बाद में लोकसभा में लगातार भेजा। वह पहले ग्वालियर से, फिर मुरैना से, फिर ग्वालियर से, इस तरीके से अलग अलग मौकों पर सांसद चुने गए। अब एक बार फिर उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी ने फैसला ले लिया। प्रहलाद पटेल कभी विधानसभा का चुनाव लड़े ही नहीं। जालम सिंह पटेल उनके सगे छोटे भाई हैं जो नरसिंहपुर से विधायक हैं, जिनके संदर्भ में उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी उनको मंत्रिमंडल में लेगी। और पार्टी ने जालम सिंह पटेल के स्थान पर जब राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया तो अचंभा हुआ कि इतने बड़े नेता, इतने वरिष्ठ नेता के होते हुए राहुल लोधी को क्यों उतारा जा रहा है। पर उन्हें उतारा गया और उस उतारने के तहत जो है अब नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल की टिकट ही काट दी गई, उनकी जगह प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि प्रहलाद पटेल बहुत बड़े नेता हैं, छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता हैं। प्रहलाद पटेल का मैदान में उतारा जाना पूरे महाकौशल क्षेत्र में पार्टी की संभावनाओं को बेहतर करेगा, ऐसा कहीं ना कहीं नेतृत्व का मानना है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी चेहरा है, उनको भी फैसला ले लिया गया मैदान में उतारने का। राकेश सिंह हमेशा लोकसभा का ही चुनाव लड़े हैं, जबलपुर से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं, उनको मैदान में उतारने का फैसला ले लिया। रीति पाठक सीधी से लगातार सांसद थी,
उनको मैदान में उतारने के संदर्भ में फैसला लिया। राव उदय प्रताप सिंह जो कांग्रेस से भाजपा का हिस्सा बने, बहुत ही बड़े अंतर से लगातार होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत रहे थे, उनको गाडरवारा से पार्टी ने चुनाव में उतारने का फैसला ले लिया है। तो ये फैसले बताते हैं कि पार्टी कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। गणेश सिंह जैसे चेहरे को मैदान में उतार दिया, तो ये फैसले अपने आप में चौंकाते हैं, पर कहीं ना कहीं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की संजीदगी को बताते हैं कि वह मध्य प्रदेश में सर्वोच्च प्राथमिकता इस समय विधानसभा चुनाव को दे रही है। उसके जितने भी धुरंधर योद्धा हैं उन्हें मैदान में उतारना पड़ेगा, बड़ा हो या छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के लिए अभी एक एक सीट महत्वपूर्ण है, उसके तहत मैदान में उतारने का फैसला है। और यह अपने आप में कांग्रेस के लिए अब चुनौती होगी। कांग्रेस जो इस भरोसे के साथ चल रही है कि इस बार तो चुनाव वो जीती जाएगी, उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। कांग्रेस को नए सिरे से अपने टिकटों पर मंथन करना पड़ेगा और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि वह अपने कमरे में बैठकर बड़े नेता बने रहें या बड़े नेता होते हुए भी पार्टी में अपने वजूद को साबित करने के लिए और जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए मैदान में उतरें। दिग्विजय सिंह क्या चुनाव लड़ाएंगे ही या आप खुद मैदान में उतर कर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उनमें जो सांसद और केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री को मैदान में उतारने का फैसला है, वह अपने आप में इस खेल को बड़ा दिलचस्प कर दे रहा है, इस लड़ाई को दिलचस्प कर दे रहा है। तो इसे हमें बड़ी गंभीरता से देना होगा। बाकी जितने भी नाम हैं, तो उन नामों पर अचंभा इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके दूसरे दिन ही हमने ये सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। हमने बता दिया था कि किस तरीके से कौन सी सीट पर कौन नाम होंगे। कई नाम चौंकाने वाले थे, लेकिन हमने पूरी दमदारी के साथ उन नामों को घोषित किया था। हमने बताया था कि भितरवार से मोहन सिंह राठौर प्रत्याशी होंगे। आप देखिए कि इस सूची में मोहन सिंह राठौर जी का नाम शामिल है, जबकि कई बड़े नाम तैर रहे थे। रघुराज कंषाना के संदर्भ में हमने बताया था कि वह राकेश मावई के हाथों चुनाव हार गए उपचुनाव में, पर इसके बावजूद भी पार्टी रुस्तम सिंह पर भरोसा नहीं करेगी, किसी नए चेहरे पर भरोसा नहीं करेगी। रघुराज कंषाना को ही टिकट मिलेगी, वो नाम इसमें है। राजनगर सीट से वीडी शर्मा के बहुत भरोसेमंद समझे जाने वाले अरविंद पटेरिया को लेकर कश्मकश थी, पर यह जानकारी हमने अपने दर्शकों से 10 दिन पहले साझा कर दी थी कि जो सूची आएगी उस सूची में राजनगर सीट के सामने अरविंद पटेरिया का नाम लिखा हुआ होगा। ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ है, वो नाम हुआ। राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह के सामने प्रत्याशी कौन होगा, बना का नाम तय हुआ है। जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हिस्सा बने हैं, उनके नाम पर पार्टी ने आज मोहर लगाई है। तो आप देखें तो छिंदवाड़ा इलाके से लेकर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा, इसका भी ऐलान हमने 10 दिन पहले कर दिया था। तो बाकी सूची तो वही है। इसके अलावा जो नए नाम जुड़े हैं वो नीतिगत फैसले के तहत जुड़े हैं, जिसमें सांसदों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, जिसमें इन बड़े चेहरों को और उन सीटों के संदर्भ में जो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है, उतारने का फैसला है। इस फैसले के संदर्भ में अब जिस तरीके से घटनाक्रम घूमेगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। जी सर जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी है सर कि क्या आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो सकता है? और दूसरी बड़ी बात की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, क्या उनमें से किसी को फिर से मौका मिल सकता है कि या फिर ये माने कि अब की बार सिर्फ उसी चेहरे पर मुहर लगेगी जो कि जीत सुनिश्चित करे? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारने के संदर्भ में कोई आसार दिखाई नहीं देते। अगर उन्हें उतारने का फैसला होता तो इस सूची में दिख जाता। ऐसी कोई सीट भी नहीं है उनके संदर्भ में जिससे उतार के बड़ा फैसला प्रभावी हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में तो देखना यही है कि पार्टी उन्हें गुना से मैदान में उतारेगी लोकसभा में, या ग्वालियर से उतारेगी, या राज्यसभा में बनाए रखेगी। वीडी शर्मा एक नाम है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कि क्या पार्टी उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी या उनको सांसद के तौर पर ही बनाए रखना चाहेगी। पर जिस प्रकार का फैसला अभी लिया गया है, इसे देख के लगता नहीं है कि आने वाले समय में अब कोई और बड़ा चेहरा मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि लगभग जितने भी बड़े चेहरे थे वो मैदान में उतार दिए गए हैं, जिनका पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इस सूची के बारे में विश्लेषण कर रहे थे। और जैसे कि हमने पहले ही 10 दिन पहले इस सूची के बारे में जानकारी दी थी और वही एक बार फिर से सूची सामने आई है। जाहिर तौर पर INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। हमने जो नाम पहले दिखाए थे उन्हीं नामों का जिक्र इस सूची में भी है।
और फिर से एक बार हम अपनी खबरों के लिए, खबरों की सटीकता के लिए, हमारे सूत्रों के लिए सही साबित हुए हैं और एक अग्रणी चैनल के तौर पर हमने फिर से एक बार अपनी विश्वसनीयता को कायम रखा है। आपके विश्वास पर हम खरे उतरे हैं। तो ये सूची हम आपको दिखाते हुए कि कौन कौन से वो नाम हैं जिनको कि पार्टी ने मौका दिया है और कैसे इस बार ये जो रण है विधानसभा चुनाव का, ये कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौती भरा दोनों ही दलों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि तमाम तरह के दिग्गजों को पार्टी ने उतारा है